नमस्कार दोस्तों, मार्केट अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो क्या है वो न्यूज और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जानने के लिए चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। ठीक है, तो देखिए जो न्यूज निकल के आ रही है, न्यूज सबसे पहले तो ये है कि बैड बैंक, आपने अगर इसका नाम नहीं सुना है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा बैड बैंक क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहां से आया, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो बैड बैंक टू बी इनकॉर्पोरेटेड वेरी सून, बैड बैंक बहुत जल्दी इनकॉर्पोरेटेड होने वाला है। आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर दिया है टू रजिस्टर नेशनल एआरसी एंड एएमसी। अब एआरसी क्या है, एएमसी क्या है? एआरसी होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन राइट कंपनी एंड एएमसी होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या है, ये सब चीजें क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग इसको भी डिटेल में भी देखेंगे। चलिए, तो पहले तो मैं आपको इसके सबके शॉर्ट जो डिटेल है वो मैं बताता हूँ। आईबीए क्या होता है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन होता है, एंड एआरसी क्या होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एंड एएमसी होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो न्यूज क्या है कि इंडिया में जल्द ही बैड बैंक है ना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीक, देखिए मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा। इसके इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सारे रॉकेट की तरह भाग सकते हैं। क्यों भाग सकते हैं इसका भी मैं एनालाइज करूंगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि बैड बैंक होता क्या है और इसकी शुरुआत कहां से होती है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने हमारे बजट में, यूनियन बजट में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आइडिया ऑफ बैड बैंक को रिवाइव किया था। इसको फिर से उन्होंने क्या किया, रिवाइव किया। ठीक है, आइडिया ऑफ बैड बैंक। और बैड बैंक क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट जो बैड बैंक, देखिए इंडिया में तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है लेकिन विदेशों में बैड बैंक पहले से चलता आ रहा है। ये क्या होता है बैड बैंक? बैड बैंक बेसिकली एक फाइनेंशियल एंटिटी होती है। बैड बैंक क्या होती है? बेसिकली एक फाइनेंशियल एंटिटी होती है। फाइनेंशियल एंटिटी कहने का मतलब इसमें बहुत सारे, बैंकिंग भी आ सकते हैं, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी आ सकते हैं। सो इट्स अ फाइनेंशियल एंटिटी। क्या होता है, तो बेसिकली बैड बैंक का नेम देखिए सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इसको नेम दिया गया है इंडिया में, उसको दिया गया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये क्या करती है, कैसे काम करती है, इसको चलिए अब हम लोग सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। देखिए, तो बेसिकली क्या है कि देखिए बैंकों का काम क्या होता है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका काम क्या है, या जो भी प्राइवेट बैंक है, बैंक का बेसिकली काम क्या है? बैंक का काम है बेसिकली उनकी अर्निंग कैसे होती है, वो लोन देते हैं, राइट, लोन देते हैं, उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है और उस इंटरेस्ट के कारण उनकी अर्निंग होती है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जो लोन है, जो उन्होंने लोन दिया था, वो लोन कई बार उनको रीपेमेंट नहीं हो पाता है ना, वो लोन उनको वापस उनके पास नहीं आ पाता है, जो कि समझिए एक तरह से पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, एनपीए कहते हैं। एनपीए का मतलब क्या हुआ? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दिस इज आवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये प्रॉब्लम क्या है इससे? देखिए, अगर आपका एनपीए ज्यादा है, अगर आपके बैंक में एनपीए ज्यादा है, राइट, अगर आपके बैंकिंग के एनपीए ज्यादा है, तो उसकी जो बैलेंस शीट होगी, उसकी जो बैलेंस शीट बनेगी, जो हम लोग क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं या ईयर रिजल्ट्स देखते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं, तो उसके बैलेंस शीट में कभी भी आपको प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिखेगा, कभी भी आपको प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिखेगा या कम दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनपीए ज्यादा है, कंपनी उसको, बैंक उसको रिकवर नहीं कर पा रही है, तो हर साल हर क्वार्टर में उसे एज अ लॉस दिखाना पड़ेगा। और उस लॉस के कारण बैंक का जो कैपिटल अमाउंट होगा, वो हर साल घटता जाएगा, है ना। जैसे कैपिटल अमाउंट समझ, जैसे कि हमने कोई बिजनेस शुरू किया, 100 रुपीज से बिजनेस शुरू किया, दिस इज माई कैपिटल। अब अगर मुझे मान लीजिए 10 रुपए का प्रॉफिट होता है तो मुझे टोटल 110 मिलेगा। अब मैं अपना बिजनेस इस पे कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे 10 रुपए का लॉस होता है तो अब मेरे पास कितना हो गया, 90। अब मेरा बिजनेस 90 रुपए पे होगा, तो हर साल आपको आपके बैलेंस शीट में आपका कैपिटल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, समझ रहे आप? आपका कैपिटल क्या होगा, हर साल डिक्रीज होगा। कैपिटल के डिक्रीज होने से क्या होगा, बैंक लोन कम दे पाएगी, बैंक जो है लोन कम दे पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी है, आरबीआई के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि अगर आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल है, राइट, अगर आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तभी आप कुछ मतलब कैपिटल के प्रोपोर्शनल ही आप लोन दे सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा होगी तभी आप लोन दे पाएंगे, अगर आपके पास कैपिटल ही कम है तो आप लोन नहीं दे पाएंगे। सीधी सी बात है, ये भी अच्छी बात है। अगर बैंक के पास 500 रुपए ही है,
राइट। तो ऐसा नहीं है कि बैंक 500 रुपया लोन दे देगा। क्यों? क्योंकि जो उसके करंट अकाउंट है ना, जो उसके सेविंग अकाउंट है, उनके उन यूजर्स के लिए भी तो आप ऐसे भी सोचिए, उनको कुछ पैसे रखने होंगे। ऐसा नहीं कि 500 रुपीज है तो 500 के 500 लोन पे लगा देगा, राइट। तो कुछ रिजर्व में रखते हुए ही आप लोन पे लगा सकते हैं, जो कि बैंक समझिए एक तरह से अपना बिजनेस कर सकता है। लेकिन अगर उसका कैपिटल कम हो रहा होगा तो उसको लोन भी कम ही देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल कम है तो लोन कम देना होगा। अब लोन कम अगर होगा तो उसकी इनकम कम होगी, लोन अगर बैंक कम देगी तो इनकम कम होगी, राइट। इनकम कम होगी और एनपीए तो बढ़ता ही जा रहा है, या पिछला लास्ट जो एनपीए होगा अगर उसको भी हम मेंटेन करते हैं तो फिर से ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चला जाएगा। हर बार इनकम कम होता चला जाएगा, कैपिटल कम होता चला जाएगा, लोन कम देगी, इनकम कम होगा। तो इस तरह से हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो बेसिकली क्या होगा, बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने ये बताया कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका। देखिए सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, एक फाइनेंशियल एंटिटी बना देगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, एक फाइनेंशियल एंटिटी बना देगी, उसको जैसे कि अगर नाम दे दिया गया है बैड बैंक, राइट। तो ये क्या करेगा, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके जितने भी एनपीए हैं, राइट, उन एनपीए को ये पहले बाई करेगा, ठीक है। ये बैंक क्या करेगा, बाई करेगा। किस रेट पे बाई करेगा, चलिए और अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए एसबीआई बैंक है, इसने 500 करोड़ या 5000 करोड़ रुपीस का लोन दिया था, ठीक है। 5000 करोड़ का मान लीजिए लोन दिया था। किसे दिया था, मान लीजिए किसी कंपनी, फॉर एग्जांपल जीएमआर इंफ्रा को दिया, ठीक है, एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए, राइट। लेकिन ड्यू टू एनी रीजन मान लीजिए ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, है ना। मान लीजिए इसका ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, बीच में ही इसका काम रुक गया, इन्होंने लैंड खरीद ली, है ना। लेकिन उसके बाद मान लीजिए इनको है ना कोई ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन या समथिंग एनी रीजन फंड कलेक्ट नहीं हो पाया या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाया, इस कारण से मान लीजिए कि इनकी जो इनका जो प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं हो पाया। तो क्या हो गया, ये 5000 करोड़ रुपीस तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया, राइट। बैंक इनसे रिकवर भी नहीं कर सकती है। तो इस टाइप के जो अमाउंट होंगे वो क्या बन जाएगा, एसबीआई के लिए एनपीए बन जाएगा। तो हर साल ये बैंक के बैलेंस शीट में शो होता रहेगा, 5000 हमें मिल नहीं पाया, 5000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम था। तो बैड बैंक क्या करेगा, इस 5000 करोड़ रुपए के लोन को बाई करेगा। अब ये कितने में बाई करेगा, देखिए ये सब प्रॉब्लम है, अभी ये सब अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, अभी तक क्लियर कट यहाँ पे हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, अभी इसका स्ट्रक्चरिंग हो रहा है, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं हमारे पास कि ये 5000 करोड़ रुपीस के जो लोन होगा तो वो बैड बैंक कितने में बाई करेगी। फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि 4000 करोड़ रुपीज में बैड बैंक ने इसको बाई कर लिया। क्यों? क्योंकि एसबीआई को तो ऐसे भी उससे कुछ नहीं मिल रहा था, उसके लिए तो ये बिल्कुल ब्लॉकेज था। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहाँ पे उसे 4000 करोड़ तो मिल रहे थे, राइट। अब ये 4000 करोड़ में बैड बैंक ने इसको क्या किया, बाई कर लिया, ठीक है। अब बैड बैंक क्या करेगी, कोई ऐसे लोग होंगे, पोटेंशियल बायर्स होंगे, कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसको वो लैंड बाई करनी होगी, राइट। तो वो इस बैड बैंक से डायरेक्ट खरीद सकता है ना। तो बैड बैंक फिर उनको क्या कर देगा, वो चीज सेल कर देगा। तो इस तरह से करके देखिए वो जो 5000 अब ये कितने पे सेल होगा ये भी एक अलग मैटर है। ये तो आपको मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है यहाँ पे ऑक्शन हो या व्हाटएवर, कोई क्या गाइडलाइन होगा अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये इसको सेल करे। 4000 से ज्यादा में भी सेल हो सकता है, 4000 से कम में भी हो सकता है। मान लीजिए उसकी डिमांड अगर कम है, खरीदने वाले लोग कम है, तो हो सकता है वो 3000 करोड़ में ही सेल करना पड़े, राइट। अगर उसके बायर्स ज्यादा है, हो सकता है उसको 5000 करोड़ भी रुपए मिल जाए, राइट। तो ये इसका एक मैंने आपको एक डमी करके समझाया है कि बैड बैंक क्या करने वाली है। देखिए बैड बैंक का एम कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इसका काम क्या है, जो पीछे जो डेडलॉक सिचुएशन बन गई थी, अब मैंने आपको पीछे समझाया कि पीछे एक डेडलॉक सिचुएशन बन गई थी, है ना, डेडलॉक सिचुएशन बन गई थी, उस सिचुएशन को तोड़ना, ठीक है। इससे बैंकिंग को क्या फायदा होगा हम लोग लास्ट में वो भी कंक्लूड करेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत ज्यादा राइज करने वाले हैं, उसको भी हम लोग चलिए समझते हैं। तो देखिए इससे फायदा पहले मैं आपको दिखा देता हूं क्विक। चलिए देखिए, तो इस तरह से अगर हम अपना रिस्ट्रक्चर करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, क्लीन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। ऐसा करने से क्या होगा, बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। इससे क्या होगा कि बैंकों के जो प्रॉफिट है वो आपको ज्यादा दिखेगा, है ना। बैंक आपको अच्छे करते हुए दिखेंगे। बैंक अगर अच्छे करते हुए दिखेंगे तो बैंक के पास देखिए, है ना, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, उससे कैपिटल ज्यादा हो जाएगी, तो वो लोन ज्यादा दे पाएगा। लोन ज्यादा दे पाएगा तो उसकी अर्निंग ज्यादा होगी, और अगर अर्निंग ज्यादा होगी तो फिर से उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, और ये एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। विल प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द बैंकिंग सिस्टम। देखिए अभी आपको बताया है बैंकिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रेस से पास हो रहा है, क्योंकि कोविड के कारण एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो विच विल नाउ बी फेसिंग फ्रेश एनपीए ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। तो देखिए फ्रेश एनपीए बनते जा रहे थे, तो यहाँ से क्या होगा, उनको रोका जा सकता है। बैंकिंग विल बिकम कैपिटलाइज एंड रेडी फॉर फ्रेश लैंडिंग,
मैंने आपको पहले बता दिया कि कैपिटलाइज हो जाएगा, बैंकिंग में कैपिटल्स बैंक के बढ़ जाएंगे, जिसके कारण से वो फिर से फ्रेश लोन दे पाएंगे। सेकेंड, फास्टर डिसीजन मेकिंग बाय वन बॉडी, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि सेल करने के लिए उन्हें एक ही बॉडी से सारा कुछ सेल हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग एक ही बॉडी से हो जाएगा, राइट। A secondary market can be created for the SRs to have which have certain backing that would be provide further liquidity to the bank। वही बात है ना, कि सेकेंडरी मार्केट बन जाएगा जहां पे कि उस टाइप की चीजों को बैड लोन को बेचा जा सकता है ना। जस्ट लाइक जैसे हम लोग अपने सेकंड हैंड आइटम का कोई शॉप होता है, हम उसको बेच देते हैं, फिर उसको थर्ड आदमी कोई खरीद लेता है, ठीक है। इसके नुकसान क्या है? चलिए इसके नुकसान, सबसे बड़ी बात यह है, अभी तो आप ये सोचिए कि बैड बैंक क्या इंडिया में सक्सेसफुल होगा? बैड बैंक क्या इंडिया में सक्सेसफुल होगा? अच्छा, बैड बैंक इसका एक सॉल्यूशन है। बैड बैंक देखिए इसका सॉल्यूशन है या नहीं, डिस्कशन का टॉपिक है, क्योंकि बेसिकली क्या किया आपने, देखा जाए बेसिकली तो जो एनपीए था उसको आपने एक बैंक से उठा के दूसरे बैंक में बस ट्रांसफर कर दिया है। वो सॉल्यूशन नहीं है, वो अभी एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो तब होगा जब इस बैड बैंक से ये एनपीए रिकवर हो जाएंगे, जब उसको कोई फ्रेश बायर मिलेगा, है ना। जब तक वो फ्रेश बायर नहीं मिलता है तो ये हमारा प्लान कामयाब नहीं कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बैड बैंक का जो सक्सेसफुल रहा है ना, मैं आपको बताऊंगा, वो एक, है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कारण देखिए बेसिकली आपको इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एनपीए क्रिएट कैसे होते हैं। एनपीए क्रिएट होते हैं या फिर आप ऐसे समझिए कि प्राइवेट बैंक्स में एनपीए क्यों नहीं होते ज्यादा, क्योंकि प्राइवेट बैंक में क्या होता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि हमें प्रॉफिट करना है, लॉस नहीं होने देना है। लेकिन गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है कई बार कि लोग उतना केयरफुल नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट अर्न करना, है ना, उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, इस कारण से वहां पे एनपीए बढ़ता जाता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो बैड बैंक है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट की इन्फ्यूजन होगा, जितना भी अमाउंट होगा मैक्सिमम अमाउंट गवर्नमेंट का ही इन्फ्यूज होने वाला है। तो क्या गारंटी है कि फिर से यहाँ से वो रिकवर हो ही जाएगा, है ना। ये सब आपको एक डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए इससे नुकसान क्या है, द एक्चुअल, वही चीज कह रहा है, द एक्चुअल रिकवरी ऑफ दीज लोन्स मे बी लोअर देन द बुक वैल्यू ऑफ द लोन, है ना। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एसबीआई का 5000 था, बैड बैंक ने 4000 में खरीदा, हो सकता है उसको 2000 में बेचना पड़े, फिर भी मुझे नुकसान है ना। नेक्स्ट, ठीक है, इफ NARCL will need to take decisive focus step to recover these loans, otherwise process may not be successful। वही कह रहा हूँ कि डिसीजन लेना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो ये सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है। may lead to aggressive fresh lending by the bank। इसी कारण ये भी हो सकता है कि जब उनके ऊपर से ये एनपी हट जाएगा तो हो सकता है कि फिर से पीएसयूज बिना सोचे समझे केयरफुल ना रहते हुए वो लैंडिंग करना शुरू कर दे, लोन देना शुरू कर दे, फिर से एनपीए बढ़ जाए, उनको लगेगा चलो ठीक है कोई ना कोई तो इसको रिकवर करवा ही रहा है, हमारा हेडेक नहीं है। तो इस तरह से इट मे, है ना, लीड टू एग्रेसिव फ्रेश लैंडिंग बाय द बैंक। तो ये तो हो गया देखिए बैड। खैर अभी हम अगर शेयर मार्केट की बात करें तो अगर ये न्यूज कंफर्म हो जाता है, बैड बैंक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, तो इसके कारण जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी, है ना, बैलेंस शीट इंप्रूव होती हुई दिखेगी। अगर बैलेंस शीट इंप्रूव होगी तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस आपके राइज करते हुए आपको दिखेंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं। देखिए तो मैं जिस बैड बैंक की बात कर रहा था वो है आपका, जस्ट अ मिनट, देखिए जीएसएनबी, है ना, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि बाद इसने अपने एम को अचीव कर लिया था, बैड लोन को रिकवर कर लिया था, और 1995 में इसको क्या किया था, इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, ठीक है। देखिए यही था जीएसएनबी, राइट, मैलन, इन द केस ऑफ मैलन बेक कॉर्पोरेशन जीएसएनबी का स्ट्रक्चर किया गया था, ठीक है। और ये, है ना, इन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया था और 1995 में इसको क्या किया था, डिसॉल्व कर दिया गया था, है ना। ये बहुत सारे कंट्रीज में अभी एक्टिव है इस टाइप के प्लान, यूएस, स्वीडन, फिनलैंड, बेल्जियम, इंडोनेशिया, ठीक है। और ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था जिसके कारण जिसके कारण कि इन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि बैड बैंक क्या होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, और नेक्स्ट वीक, है ना, यानी कि आप लगा लीजिए ये अभी जो मंडे है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक में, वर्किंग डे में, इट मे बी कि इसका, है ना, इसका नोटिस जारी हो जाए, नोटिस इश्यू हो जाए कि है ना, कि बैड बैंक
का स्ट्रक्चरिंग हो गया है। अब जैसे ही बैड बैंक का स्ट्रक्चरिंग होगा तो आई होप कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो आपको बहुत जल्दी रॉकेट की तरह भागते हुए दिखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बेचने से पहले जस्ट कुछ दिन का और वेट कर लीजिए, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, बाइंग ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।